नमस्कार। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसने भारत का पूरा नक्शा और भविष्य दोनों ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं उन यूरोपीय शक्तियों की जो व्यापार के बहाने भारत आईं, लेकिन फिर यहीं की किस्मत लिखने लगीं। तो चलिए इस डीप डाइव विश्लेषण में देखते हैं कि आखिर एकाधिकार यानी मोनोपोली की ये रेस शुरू कैसे हुई। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले इतिहास का एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। एक ऐसा विरोधाभास जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सोचिए, वो कौन सी यूरोपीय शक्ति थी जो भारत में सबसे पहले आई और सबसे अंत में गई? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? सही जवाब है पुर्तगाली। जी हाँ, ये लोग 1498 में सबसे पहले भारत आए और 1961 में सबसे आखिर में वापस गए। 450 सालों से भी ज्यादा का ये वक्त, ये कोई छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा युग है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी चर्चा घूमने वाली है। इस पूरी कहानी को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, भारत के नए समुद्री मार्ग। दूसरा, पुर्तगालियों का दबदबा। तीसरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री। चौथा, डच और फ्रांसीसियों का आना। और पांचवां, सत्ता का अंतिम और निर्णायक संघर्ष। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं और देखते हैं उस दौर को जब नए समुद्री रास्तों की खोज शुरू हुई थी। असल में ये वो समय था जब यूरोप में नई दुनिया खोजने का एक अलग ही जुनून सवार था। हर कोई नए रास्ते ढूंढना चाहता था। स्पेन से कोलंबस निकले भारत ढूंढने और अमेरिका पहुंच गए। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया खोज निकाला और तस्मान पहुंचे न्यूजीलैंड। लेकिन 1498 में वास्को डे गामा एक गुजराती पथ प्रदर्शक की मदद से फाइनली भारत के कालीकट बंदरगाह पर आ पहुंचे और वहां जामोरिन ने उनका शानदार स्वागत भी किया। अब यहां पर यह सीक्वेंस आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। एकदम क्रम से देखें तो सबसे पहले आए पुर्तगाली, फिर डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेन और सबसे अंत में फ्रांसीसी। ये ऑर्डर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे की सारी भू राजनीति इसी से तय होने वाली है। लेकिन जरा सोचिए, ये लोग इतनी दूर भारत आए ही क्यों? जवाब बहुत सीधा है, मुनाफा। जब वास्को डी गामा यहां से काली मिर्च लेकर वापस यूरोप लौटे तो उन्हें अपने सफर का सारा खर्च निकालकर 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ। जी हां, पूरे 60 गुना। इस एक आंकड़े ने मानो पूरे यूरोप में आग लगा दी और भारत पहुंचने की एक अंधी दौड़ शुरू हो गई। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। ये देखते हैं कि कैसे पुर्तगाली सिर्फ व्यापारी से एक ताकतवर शासक बन बैठे। देखिए, 1505 में पहले पुर्तगाली वाइसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने एक बेहद चालाक रणनीति बनाई जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। उनका फंडा एकदम क्लियर था। अगर व्यापार पर कंट्रोल चाहिए तो जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर राज करना होगा। वो हिंद महासागर पर सिर्फ और सिर्फ अपना एकाधिकार चाहते थे। फिर एंट्री होती है अफोंसो द अल्बुकर्क की, जिन्हें असली मायनों में पुर्तगाली ताकत का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने आते ही आक्रामक विस्तार शुरू किया। 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाई। 1510 में तो सीधे बीजापुर से गोवा ही छीन लिया और फिर 1511 में मलक्का से लेकर 1515 में हरमुच तक अपना झंडा गाड़ दिया। पर कहते हैं ना, सत्ता का नशा अक्सर भारी पड़ता है। पुर्तगाली अब हुगली नदी का इस्तेमाल समुद्री लूटपाट के लिए करने लगे थे। नतीजा, 1632 में उन्होंने सीधे मुगल बादशाह शाहजहां के गुस्से को न्योता दे दिया। शाहजहां ने उनकी बस्तियां पूरी तरह तबाह कर दी और हजारों को बंदी बना लिया। ये उनके पतन की बहुत स्पष्ट शुरुआत थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, जहां एंट्री होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की और उनकी सोची समझी कूटनीति की। अंग्रेजों की रणनीति पुर्तगालियों से बिल्कुल अलग और बहुत सधी हुई थी। 1599 में लंदन में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से एक कंपनी बनी और 1600 में महारानी एलिजाबेथ से इन्हें व्यापार का रॉयल चार्टर मिल गया। एक दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य बताऊं? जिस वक्त लंदन में कुछ 1000 पाउंड की पूंजी से कंपनी बन रही थी, उस वक्त भारत में मुगल बादशाह अकबर का विशाल और ताकतवर साम्राज्य था। अब इतिहास की चर्चाओं में एक बारीक सा अंतर अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना 1611 में मसूलीपट्टनम में लगाया जरूर था, लेकिन ध्यान रहे वो केवल अस्थायी था। उनका पहला स्थायी यानी परमानेंट कारखाना 1613 में सूरत में स्थापित हुआ था।
इसके बाद अंग्रेजों ने बहुत तेजी से अपनी पकड़ मजबूत की, स्वाली में जीत दर्ज की और कूटनीति का लेवल तो देखिए। 1662 में इंग्लैंड के सम्राट की शादी हुई और दहेज में उन्हें पूरा का पूरा बॉम्बे शहर मिल गया, जिसे महज 10 पाउंड के सालाना किराए पर कंपनी को थमा दिया गया। उधर बंगाल में जॉब चार्नॉक ने सुतानुती को चुनकर भविष्य के कलकत्ता की नींव रख दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने गलतियां नहीं की। 1688 में गवर्नर जॉन चाइल्ड ने मुगल बंदरगाहों को ब्लॉक करने की बेवकूफ़ी कर दी। औरंगजेब का साम्राज्य उस वक्त कोई कमज़ोर नहीं था। उसने ऐसा पलटवार किया कि जॉन चाइल्ड को भारत से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। अंग्रेज़ों को बाकायदा माफ़ी मांगकर अपना व्यापार बचाना पड़ा था। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां भारत की जमीन पर डच और फ्रांसीसियों जैसे आखिरी बड़े खिलाड़ियों की एंट्री होती है। पहले बात करते हैं डचों की। 1627 में पीपली और फिर 1653 में चिंसुरा में उन्होंने अपना बेस बनाया। डचों का तरीका बिल्कुल बिजनेस वाला था, बिना किसी भावना के। उन्होंने सीधे बिहार के बेहतरीन शोरा यानी साल्टपीटर और अफीम के व्यापार पर अपना पूरा एकाधिकार जमा लिया था, जो कि बहुत ही मुनाफे का सौदा था। वहीं फ्रांसीसियों का मॉडल एकदम अलग था। 1664 में बनी उनकी कंपनी को सीधे सरकार की तरफ से फंडिंग मिल रही थी। ये प्राइवेट ब्रिटिश कंपनी के बिल्कुल उलट बात थी। इसी सरकारी ताकत के दम पर फ्रैंकोइस कैरो ने सूरत में और फिर मरकैरा ने मसूलीपट्टनम में अपने कारखाने खड़े कर लिए। अब हम आते हैं इस ऐतिहासिक कहानी के 5वें और सबसे निर्णायक मोड़ पर, वर्चस्व की वो आखिरी लड़ाई जिसने हमेशा के लिए तय कर दिया कि भारत पर राज कौन करेगा। ये संघर्ष शुरू हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध से। इसका असली कारण तो यूरोप में चल रहा ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध था, लेकिन इसका सबसे चौंकाने वाला पल तब आया जब सेंट थोमे में कैप्टन पैराडाइज की एक छोटी सी यूरोपीय टुकड़ी ने नवाब अनवरुद्दीन की 10,000 सैनिकों वाली विशाल सेना को बुरी तरह हरा दिया। इस एक घटना ने साबित कर दिया कि आधुनिक यूरोपीय सैन्य रणनीति कितनी हावी हो चुकी थी। और हैरानी की बात तो ये देखिए कि भारत का नक्शा अब हजारों मील दूर यूरोप के कमरों में तय हो रहा था। 1748 में एक्स-ला-शापेल की संधि हुई, यूरोप का युद्ध रुका और सिर्फ एक कागज के टुकड़े के समझौते से भारत का मद्रास शहर वापस अंग्रेजों को सौंप दिया गया। पर इन सब के बीच फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने एक ऐसी कूटनीतिक चाल चली जो आगे चलकर पूरे भारत के औपनिवेशिक ढांचे का ब्लूप्रिंट बन गई। डुप्ले ने यूरोपीय सेनाओं को भारतीय राजाओं के दरबार में नियुक्त करवाना शुरू किया, और मजा देखिए, वो भी पूरी तरह से भारतीयों के ही खर्चे पर। इसी एक चाल ने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की असली नींव पक्की कर दी। तो दोस्तों, हम वापस उसी विरोधाभास पर लौट आए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। 1498 में जो पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे, वही 1961 में सबसे अंत में यहां से विदा हुए। महज काली मिर्च के मुनाफे की तलाश में शुरू हुआ ये सफर सदियों की गुलामी और नियंत्रण में बदल गया। सोचने वाली बात है ना कि कैसे कुछ व्यापारिक कंपनियों की कूटनीति ने पूरी दुनिया का आर्थिक और राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। क्या आपने कभी इतिहास को इस नजरिए से देखा था? अगर नहीं, तो आज इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारे इस ऐतिहासिक विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।